ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, साथ वाले बबलू के सर पे हाथ रखें। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, रखे रखे सुने मेरी बात, कि बियर प्लांट वो होता है जिसमें कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं? 3। नंबर 1 एग्रीकल्चरल। अच्छा चलें ठीक है, आप अपनी क्लास लगा लें, उस पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रो होती हो। दूसरा जिंदा और पाइंदा हो, लिविंग हो, लिविंग प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिसपे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकलती हो। मोबाइल बंद कर अपना, बात बंद। जिसपे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकलती हो। नंबर 2 इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस, और ये मैंगो देता हो या बाकी चीजें देता हो फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 पीरियड, एक से ज्यादा साल तक देता हो। एंड लो चांस ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। प्लांट हैज अ रिमोट चांस। प्लांट का जल्दी डिसाइड करें जो भी करें, तो लेट आना, फिर उसका डिसीजन लेट लेना। अच्छा, प्लांट हैज अ रिमोट चांस, इसलिए मैंने आपको लफ्ज लिखवाया था लकड़ी। प्लांट, प्लांट के साथ ऐसे कहते हैं ना, प्लांट हैज अ रिमोट चांस, उस दरख्त की लकड़ी। प्लांट हैज अ, बातें कर लें, ठीक है रखें, सारी बातें अभी कर लें। प्लांट हैज अ रिमोट चांस, पॉइंट सी को फर्क करते हैं सीए से और बातें करें। प्लांट हैज अ रिमोट चांस ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। प्लांट की लकड़ी कट के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पे नहीं, पुत्र इधर आ, जूता आज खाए, इधर 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 जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी भाग क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हाउएवर इट मे बी सोल्ड एज अ स्क्रैप सेल, लेकिन ये किसके तौर पे बिके? स्क्रैप सेल के तौर पे बिके। तो हाँ, ये स्क्रैप सेल के तौर पे बिक सकता है। किसके तौर पे बिक सकता है? स्क्रैप सेल के तौर पे। अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं भाईजान, वो देख लें यार। तू आ जाती है रोजाना। एग्जांपल्स ऑफ बियर, किसी ज्यादा मसला किया तो उसको इधर लाके खड़ा कर दूंगा। एग्जांपल्स ऑफ बियर प्लांट में, एग्जांपल्स ऑफ बियर प्लांट, ये कोई पेज नहीं है, हर चीज टीचर ने बुक में नहीं डालनी होती बड़ी। अच्छा, शुगर केन, चीजें अपने पास ही रखनी होती हैं। शुगर केन रूट्स दैट प्रोड्यूस स्टैंडिंग शुगर केन। स्टैंडिंग शुगर केन होते हैं जो लेइंग शुगर केन होते हैं। स्टैंडिंग शुगर इतना तो पता है, पता चले कि गन्ना लेटा हो। स्टैंडिंग। अच्छा, टी बुशेस की कल बात हो गई थी। टी बुशेस दैट प्रोड्यूस द टी लीव्स। कॉफी प्लांट्स दैट प्रोड्यूस द चेरी, पता नहीं कॉफी चेरी की दोनों। अच्छा, बहरहाल इसके ना आपको एक इंडिकेशन दी होगी बियर प्लांट की, इसकी लाइफ आपको अवेलेबल होगी। ये एग्जांपल्स याद करने की जरूरत नहीं, तस्वीर कहीं नहीं खेलने, आपकी मर्जी है। तो कॉटन प्लांट भी उसके मुताबिक प्रोड्यूस सीड कॉटन, और ऑयल पाम्स दैट प्रोड्यूस ऑयल पाम फ्रूट्स। ये खजूरों टाइप की कोई चीज शायद होती है, तो ऑयल पाम्स दैट प्रोड्यूस ऑयल पाम फ्रूट्स। तो ये कुछ इसने मिसालें दी हुई हैं, किसकी बोले? इन सारी चीजों में क्या कैरेक्टरिस्टिक, मैं जरा मुंह कर लूं, खींच लें तस्वीर। इन सारी चीजों में क्या कैरेक्टर, ये आज के नोट्स में डाल दूंगा मैं। इन सारी चीजों में क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है? ये प्रोड्यूस पैदा करती हैं, ये एक पीरियड से ज्यादा प्रोड्यूस पैदा करती हैं। प्लांट जो बिकता है वो स्क्रैप के तौर पे बिकता है। क्लियर? अब बियर प्लांट की एक एक्सेप्शन है, मिसाल दे रहा हूं, बियर प्लांट की एक एक्सेप्शन है, अखरोट का दरख्त। अब अखरोट का जो दरख्त है उसकी लकड़ी भी बड़ी मशहूर है। अब आपके घर अगर अखरोट का फर्नीचर नहीं है तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है, तो अखरोट का फर्नीचर भी बड़ा महंगा फर्नीचर मिलता है। तो अखरोट का दरख्त में तीसरी शर्त नहीं पाई जाती, पहली 2 शर्तें पाई जाती हैं। नंबर 1, इसलिए वॉलनट यहां नहीं लिखा, वॉलनट होता है ना अखरोट, ठीक है, दीवार का नट, तो वॉलनट। तो वॉलनट के अंदर पहली 2 खासियत पाई जा रही है, प्रोड्यूस पैदा करते हैं अखरोट। दूसरी बात, एक से ज्यादा अरसे के लिए अखरोट पैदा करते हैं, दरख्त लगा रहता है, अखरोट देता रहता है। और जब कभी दरख्त इस काबिल नहीं रहता कि वो अखरोट दे, तो लोग दरख्त के दीवाने हो जाते हैं। लोग कहते हैं हो क्या दरख्त है यार, इसकी लकड़ी जरा बैठ के देखो। तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, बियर प्लांट या नॉट अ बियर प्लांट? नॉट अ बियर प्लांट। ओके, इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन, इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस, हैज अ रिमोट लाइवलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड। ये तो सारा लिखा हुआ है किताब के अंदर। तो इट इज कॉल्ड एज, बोले कौन सा प्लांट? बियर प्लांट। जी जी, क्या सवाल है, बोलो। जिसका बाग हो तो, हाँ, जिसका बाग हो वॉलनट का कंपनी का सब, तो वो तो फिर क्यों बियर प्लांट होगा? बियर प्लांट मेरे भाई वो होते हैं जिसकी 3 शर्तें पाई जाएं। तो अब वो अच्छे से फर्क क्या पड़ेगा कि एक बंदे का, अगर एक बंदा कहता है जी मेरे पास
मैंगो ट्रीज का बाग है, और एक बंदा कहता है मेरे पास वॉलनट ट्रीज का बाग है, तो अब इन दोनों में फर्क क्या पड़ेगा कि ये वाला जो ट्री होगा, ये पीपी में जाएगा एज अ बियरर प्लांट, और ये जो ट्री होंगे ये IS 41 में जाएंगे, और ये हर साल मैयर होंगे फेयर वैल्यू माइनस, क्योंकि जो चीज बियरर प्लांट नहीं होगी दैट विल फॉल अंडर IS 41। अब वो जो ट्रीज है वो लिविंग प्लांट है, तो वॉलनट के ट्रीज हर साल मैयर होंगे फेयर वैल्यू माइनस, और पीपी के तौर पे नजर नहीं आएंगे और डेप्रिशिएट नहीं होंगे। लेकिन मैंगो ट्रीज क्योंकि स्क्रैप के तौर पे बिकने हैं, तो लाइफ इसकी देखी जाएगी, और लाइफ देख के इसको क्या कर लिया जाएगा, डेप्रिशिएट कर लिया जाएगा। तो दैट वाज वेरी सिंपल। तो ये फर्क बन जाएगा क्लासिफिकेशन से। तो इसके ट्री को, मैंगो ट्री को क्यों कहा जाएगा पीपी, क्योंकि इसमें तीसरी शर्त पाई जाती है, इसकी लकड़ी स्क्रैप के तौर पे बिकती है। वॉलनट ट्री को क्यों कहा जाएगा IS 41 में फॉल करे, इसका नाम क्या होगा, पीपी या बायोलॉजिकल एसेट, और इसका नाम क्या होगा, बियरर प्लांट। डन, नोट करें आप लोग। मैंगो ट्री, दूसरा कौन सा, वॉलनट ट्री। तो IS 16, IS 41, बियरर प्लांट। ये बियरर प्लांट वैसे बायोलॉजिकल एसेट ही होता है, ये बात नहीं है कि ये बायोलॉजिकल एसेट नहीं है, लेकिन इसको हम बियरर प्लांट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सिर्फ बायोलॉजिकल एसेट्स। और ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा, पीपी में, और ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा, बायोलॉजिकल एसेट। और ये किस पे रहेगा, वो वही बातें सारी कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल पे, और ये फेयर वैल्यू माइनस, क्योंकि इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगता है, IS 41। वॉलनट ट्री में क्या खासियत है, इसकी लकड़ी स्क्रैप सेल के तौर पे बेची नहीं जाती, बेची नहीं जाती, सही कह रहा हूं, सही कहने वाले को थोड़ी परेशान कर देते हैं आप लोग। नहीं, सोच तू की क्या है, सोच के कह रहे हैं। अल्लाह अकबर, आज आप आए हुए हो, खड़े हो जाओ, आज आप खड़े हो, कल बाकी आप लोगों के लिए, आपके लिए खड़े हुए थे, आज आप खड़े हो, जरा खड़े रहो, मुझे कोई तरस नहीं आ रहा। टोपी किधर है, जुमा है, टोपी आज फिर गायब हो गई है, धोने के लिए दिए, बोल गए। ओके, घर में भी इस तरह करते हैं, अब्बू खांसी करते हैं, आप भी खांसी करते हैं, अब्बू नीच मारते हैं, आप भी नीच मारते हैं। बहुत अजीब पीपल आर देयर इन सीए। ज्यादा आपने पंगा लिया तो वी डू हैव सो मेनी स्टफ हियर फॉर यू। Corona is a biological asset. Is it for sale? Is it for sale? Is it for producing babies, Coronas? Is it giving some अंडे? तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के डेफिनेशन पे फॉल नहीं करता, तो इस पे कहां से IS 41 लगना है? शायद बायोलॉजिकल एसेट तो हो, कभी मिला तो सलाम दीजिएगा। ओके, अच्छा जी, ये जो बेयर प्लांट होते हैं, वो एक वीडियो देख ली परसों वाली 6 मिनट वाली, ठीक है, अकेले में बैठ के उसे दोबारा देख लीजिएगा। व्हेन बियर प्लांट्स आर नो लॉन्गर यूज्ड टू बियर प्रोड्यूस, जब मैंगो ट्री कहते हैं मेरी बात होगी, आज के बाद जान दे दूंगा, मैंगो नहीं दूंगा, दे माइट बी कट डाउन एंड सोल्ड एज अ स्क्रैप, फॉर एग्जाम्पल यूज्ड एज अ फायरवुड, उसके ऊपर आप मटन पुलाव बनाएं। बियर प्लांट्स, मैंगो ट्रीज, टी बुशेस, ग्रेप वाइन्स एंड रबर ट्रीज नॉर्मली फॉल अंडर IS measure at cost model or and blah blah blah, we start depreciate when they are available for use। available for use का मतलब लिख लें जब से वो फल देना शुरू कर दें। available for use कब से होते हैं? जब वो क्या देना शुरू कर दें? फल देना शुरू कर दें। ओके, जो चीजें बियर प्लांट नहीं हैं, क्या हम उनके नाम याद करें या स्टैंडर्ड का पैरा 5 टिक कर लें
या दोनों चीजें टिक किए बगैर जरा सोच लें कि ये डेफिनेशन पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं, सोच लें डेफिनेशन पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं, ताकि रट्टा भी ना मारना पड़े। तो 3 चीजें बियर प्लांट नहीं है। अब मैं बॉटम से जरा शुरू करने लगा हूं। एनुअल क्रॉप्स, मेज, मकई, चावल, बाई को उठाओ, मकई, चावल, आलू और गंदम। ये चारों क्या आलू टाइप चीजें, सात वाले को देने लग जाती है आलू, माजरत, क्या आलू टाइप चीजें हर साल प्रोड्यूस देती हैं या ये पूरी फसल ही इकट्ठे गायब हो जाती है? पूरी फसल इकट्ठे गायब हो जाती है। तो इसका मतलब है ये तो हर साल प्रोड्यूस देती ही नहीं, इसके तो पत्ते, टहनियां, लटरम पटरम सब बारों बार गायब हो जाता है। इसलिए ये तो IS 41 में जो दी गई डेफिनेशन है बियर प्लांट की, उसमें ये फॉल ही नहीं करते, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 पीरियड। डन। अच्छा जी, ये यहां से याद हो गया। पॉइंट ए जरा पढ़ें। ऐसे पौधे जो आपने कल्टीवेट किए हैं और फिर उनको, उन पौधों को आपने डिटैच करना है एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हमने कहा क्या कहते हैं? ट्रीज जो कि लकड़ी के लिए हैं। अगर ट्री आपने लगाया ही लकड़ी के लिए है तो आप बता दें क्या ये स्क्रैप सेल के तौर पे बिकेगा या मेन सेल होगी इसकी? तो ऐसा ट्री जो किसके लिए है? लकड़ी के लिए। मिसाल के तौर पे शीशम, शीशम की लकड़ी आपने सुनी होगी घर में इस्तेमाल होती है, तो वे शीशम का दरख्त होगा। भाई कह रहे हैं टाली, टाली ते चूल्हे। अच्छा, पॉइंट बी, trees that are cultivated both for their fruit and their lumber. lumber क्या होता है? इसकी मिसाल दें। trees that are cultivated for both their fruit and their lumber. walnut, अखरोट। अखरोट, वॉलनट लिख लें। प्लांट्स कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस, बोले 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 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से क्या मराद है? अखरोट, अखरोट। प्लांट्स कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस अखरोट व्हेन देयर इज मोर देन अ रिमोट लाइवलीहुड, व्हेन देयर इज अ मोर देन रिमोट, देन रिमोट को जरा ब्रैकेट में लें, आप पढ़ें। व्हेन देयर इज मोर लाइवलीहुड दैट एंटिटी विल ऑल्सो हार्वेस्ट, हार्वेस्ट से मराद लिख लें कट, entity will also cut and sell the tree. Walnut, entity will also cut and sell the tree. ट्री कैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनता है? कट के, कट के। अखरोट भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और ट्री जब कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अदर देन स्क्रैप सेल, स्क्रैप सेल के तौर पे नहीं बिकेगा बल्कि मेन सेल के तौर पे बिकेगा। तो कितनी चीजें बियर प्लांट के डेफिनेशन से बाहर हो गई? 3 चीजें। इन तीनों में देख लें डेफिनेशन की कोई ना कोई एक शर्त नहीं पाई जा रही। एनुअल क्रॉप्स फारग हो गई। नंबर 2 ऐसे ट्रीज जो लगाई किसके लिए गए हैं? लकड़ी के लिए। और नंबर 3, हाँ, जिससे आपको फ्रूट भी चाहिए और जिससे आपको, लेकिन एक बात याद रखिएगा। अच्छा, ये क्या मतलब होता है मोर देन रिमोट? रिमोट चांस है कि कल क्लास होगी, इस बात का क्या मतलब है? मैं सच नहीं बोल रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं। रिमोट चांस है कि कल क्लास होगी, यानी कोई चांस नहीं। रिमोट चांस है कि कल क्लास होगी का यही मतलब है ना, कल क्लास नहीं होगी। रिमोट चांस है कि कल क्लास, कंफर्म है कल क्लास होगी, प्रोबेबल है क्लास होगी, पॉसिबल है क्लास होगी, या रिमोट चांस है क्लास होगी। रिमोट क्या होता है? बहुत थोड़ा। और अब अगर मैं कहूं देयर इज अ मोर चांस के कल क्लास होगी तो होगी। और अब अगर मैं बहुत ही ज्यादा अंग्रेज बनूं, मैं कहूं देयर इज ए मोर देन कंपेयर टू रिमोट, देयर इज मोर। रिमोट को कंपेयर करूं मोर से, मैं कहूं देयर इज अ मोर चांस देन रिमोट, रिमोट को साइड पे करूं, मोर चांस है क्लास होने का। व्हाट डज इट मीन के होगी? तो देयर इज अ मोर चांस दैट एंटिटी विल कट द प्लांट। तो मोर देन रिमोट को फारक करें आप, मोर का लफ्ज आपके लिए काफी है, लेकिन समझ आ गया देन रिमोट का लफ्ज के मोर देन रिमोट का मतलब होता है ना होने का चांस होने की बनिस्बत कम है, बल्कि इसको इस तरह करें, मोर, मोर का क्या मतलब है? ज्यादा चांस है, देन ना होने की बनिस्बत। तो मोर असल में कंपैरिजन में आ रहा है किसके? कबूतर के। मोर रिमोट के कंपैरिजन में आ रहा है, तो इसलिए मोर का लफ्ज कर लें, देन रिमोट को ब्रैकेट में ले लें ताकि बात आपको समझ आ जाए। ये पीपी में जाएगा तो फिर इसकी ये रेजिड्यूल वैल्यू होगी। अगर ये पीपी में जाएगा तो पूरा IS 16 इस पे लगेगा, हर एतबार से, हर एतबार से।
प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बेयर प्लांट, क्लास के बाद मिलना। प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बेयर प्लांट्स इज अ बायोलॉजिकल एसेट। वही ये क्या है? प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बेयर प्लांट इज अ बायोलॉजिकल एसेट। भाईजान आज अखीर होने लगी है, साथ वाले के कंधे पे हाथ रखें। अखीर होने लगी आज। आज आप बैठे बैठे आश आश कर उठेंगे। आश आश तैयार कर लें अपना। बेटा आजकल तुम्हें क्या हुआ है? जानवरों की बातें कर रहे हो, कभी कोई आवाज निकाल रहे हो, कभी कोई आवाज निकाल रहे हो। अच्छा, अगर मैं ये सेब उतार लूं तो एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट ये सेब क्या है? एग्रीकल्चरल। और 1 सेकंड बाद ये क्या है? लेकिन अगर लगा रहे, लेकिन अगर लगा रहे तो इसको बायोलॉजिकल एसेट कहते हैं। साथ वाले के कंधे पे सर रख के एक रोने की आवाज निकालें। आज ये सुनना था, ये सुनने की कसर रह गई थी, आज ये भी सुन लिया। पहले दिन से क्या लगे हुए हैं? सेब एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। 1 सेकंड बाद इन्वेंट्री, बेचने के लिए तैयार पड़ा है। आज हमने सेब को उतारा नहीं, आज पहली दफा हमने क्लास में इसको लगा रहने दिया। लगा हुआ सेब का घर जाके पूछने घर वालों से, लगा हुआ सेब के अम्मी, लगा हुआ सेब। अम्मी कहेंगे बेटा इट इज बायोलॉजिकल एसेट। ओ अम्मी ग्रेट। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि लैंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? लो आपकी कुछ रह गई थी लेट आने की। लैंड क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड एप्पल ट्री इज लाइक मैंगो ट्री। कभी आपने ये तो नहीं देखा हमारे घर सेब के दरख्त की कुर्सियां हैं, वो स्क्रैप सेल के तौर पे बिकता है। तो एप्पल ट्री क्या है? बेयर। इस पे भी क्या लगेगा? अगर एप्पल लगे हुए हैं, ये तो आज बम फटा है ना, ये तो आज पहली दफा बम फटा है। अगर एप्पल लगे हुए हैं तो अगर एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट और आफ्टर हार्वेस्ट इन्वेंट्री करें नोट। कुछ नहीं होता, आप भी कर लें, सारे कर लें। कल कॉलेज में फर्स्ट फ्लोर पे, हाँ मुश्ताक अहमद, तो थोड़ा बयान वगैरह करेंगे। वो क्रिकेट तो नहीं सिखाएंगे, थोड़ा टाइम निकाल लीजिएगा आप हजरात। अच्छा ओके नेक्स्ट। ये अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी। हाँ जी हाँ जी, सरासिफ की एमएफए की क्लास ग्राउंड फ्लोर पे होगी 2:20 वाली। अच्छा मोहतरम आप पढ़ें, प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बियर प्लांट इज अ ग्रोइंग ऑन बियर प्लांट। तो लिखें लगे हुए सेब इज कॉल्ड एज, बोलें लॉजिकल एसेट या बायोलॉजिकल एसेट? बायोलॉजिकल एसेट। नेक्स्ट। अच्छा जी, अब ट्रीटमेंट क्या है बियर प्लांट की? हम थ्योरेटिकल डिस्कशन क्लोज करने लगे हैं। आज हमने अन्य न्यूमेरिकल करने हैं, 3 न्यूमेरिकल कम से कम करने हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बियर प्लांट। बियर प्लांट, फर्ज करें आपने कोई मैंगो का दरख्त खरीद लिया या मैंगो का पूरा बाग खरीद लिया। अब अगर आपने मैंगो का पूरा बाग खरीद लिया तो आप इनिशियल मेजरमेंट उसकी किस पे करेंगे? कॉस्ट पे, क्योंकि मैंगो के जो दरख्त हैं वो अपने अंदर क्या हैं? दरख्त पीपी बीइंग अ बियर प्लांट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आइए 16 में आपको पता है, या कॉस्ट मॉडल पे रख लें या कॉस्ट विल बी मेजर्ड जस्ट लाइक CWIP। उसमें फिर ऐसे होता है कि अगर आप शुरू में मिसाल के तौर पे बीज लगाएं और उसके ऊपर फिर कोई खर्चा करते रहें जिससे वो बढ़े, तो फिर आप उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते रहेंगे। मिसाल के तौर पे मिसाल लेते हैं कि जी लाइफ इसकी ना टोटल 30 साल है। अब पहले 5 साल और फिर अगले 25 साल प्रोड्यूस ग्रो होती रहती है हर साल। कितने साल तक? और 5 साल तक इस काबिल बनता है ये दरख्त, बोले कि वो क्या करें? प्रोड्यूस पैदा करें। अब 5 साल तक होने वाला खर्चा
5 साल तक होने वाला खर्चा इज लाइक CWIP। अगर इसके ऊपर आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो, 5 साल तक इसके ऊपर जितना खर्चा कर रहे हो प्रोटेक्शन के लिए, बाकी चीजों के लिए, डेट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल वर्क इन और फॉर द पर्पज, एक मिनट, और फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन द लाइफ विल बी टेकन एज, बिकॉज डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर, इट इज अवेलेबल फॉर यूज की जगह यहां लफ्ज है, व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज की जगह मैंने कहा था मेच्योरिटी, कि ये मेच्योर हो जाए, और मेच्योर से क्या मुराद है कि ये प्रोड्यूस देने लग जाए। तो इस 5 साल को इसको CWIP के तौर पर जो भी कॉस्ट सारी होंगी नेसेसरी उनको कैपिटलाइज करते रहेंगे और फिर 25 साल लाइफ लेके इसको डेप्रिशिएट कर देंगे। हाँ जी, लैंड नहीं, वो नहीं, वो एक्सपेंस में जाएगा अगर लैंड आपकी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, जब से फल देना शुरू कर दे। फल देने से पहले क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो फल लेने हैं ना। अच्छा, हाइब्रिड क्लास में कुछ मैंने दो लोग देखे संजीदा बैठे हुए हैं, जरा साथ वाले को देखे मुस्कुरा दें। उसने अभी भी नहीं मुस्कुराया, मुस्कुराएं, कोई नहीं, पहली दफा मिले जिंदगी में, मुस्कुरा दें, कुछ भी नहीं होता। चलें अब आगे चलें। हम ये कहेंगे कि जब वो हार्वेस्ट होने वाला होगा तब से लाइफ काउंट करेंगे। जब वो हार्वेस्ट होने वाला होगा, जरा फिक्रा गलत हो जाएगा। जब वो हार्वेस्ट होने वाला होगा से लग रहा है जैसे वो प्लांट कटेगा, जब वो प्रोड्यूस देने लग जाएगा, जब वो फल देने लग जाएगा, तब से उसको हम डेप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। 2-3 साल तो वो प्रोड्यूस अच्छा नहीं ना देगा, और फिर कोई मसला नहीं, वो फिर आपकी किस्मत, उसमें कोई मसला नहीं। ओके, चलें जी, इट्स ओवर। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1। पहले काशिफ लिमिटेड वाला एक सवाल कर लें, वो स्टडी टेक्स्ट वाले सवालों में है, होमवर्क में दिया था, उसमें मसला हो गया था। चलें ठीक है, फिर एंड पे आप पूछ लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। काशिफ लिमिटेड वाला सवाल बता दें किस पेज पे है। 599। हाइब्रिड में कितने लोगों ने होमवर्क किया था? वेल डन। अच्छा जी, काशिफ लिमिटेड ऑपरेट्स। अच्छा, आज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज पढ़नी है। आज हम ना सिर्फ मिल्क निकालेंगे, बाल्टी लेके आए हैं, आज हम ना सिर्फ मिल्क निकालेंगे बल्कि मिल्क निकालने के बाद 2 काम करेंगे। कुछ मिल्क बेचेंगे जाके बाजार में इंशाल्लाह, और कुछ मिल्क से हम चीज बनाएंगे। अभी तक हमने जो एंट्रीज की हुई है ना, वो सिर्फ मिल्क निकालने की हुई है। वो हमने की थी पहले दिन वूल एक्सट्रैक्ट या शेयर करने की। वूल बेची नहीं थी उस दिन हमने वूल उतारी थी। वूल उतारने में एंट्री की थी वूल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट P&L क्रेडिट। सुन रहे हैं, कान इधर है, दिमाग भी। और उसके बाद अगली एंट्री हमने की थी वूल इन्वेंट्री डेबिट और वूल एग्रीकल्चरल P&L जो दोबारा ठोकी, जो डबल इनकम, वूल इन्वेंट्री डेबिट और वूल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट। बोला ना करें, फिर कंपनी जिम्मेदार नहीं होती। काशिफ लिमिटेड ऑपरेट्स अ गोट ब्रीडिंग फार्म। KL sells goats to local meat business and goats milk to cosmetics companies। ठीक है, वो क्रीम जिसमें बकरी का दूध हो, कमाली क्रीम होती है, मुंह पे लग जाए तो मुंह चमकने लग जाता है, ये कंपनी का दावा है। दे ऑल्सो यूज गोट मिल्क फॉर मेकिंग प्रीमियम चीज फॉर, बच्चों के लिए चीजी बनाते हैं, उसको भी सेल करते हैं। नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2002 KL गॉट 980 लीटर ऑफ मिल्क अल्लाह के खजानों से, विच हैड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ 170 पर लीटर ऑन द डे द गोट्स वर मिल्क्ड, जिस दिन मिल्किंग की गई। तो मिल्क को क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। मिल्क को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहेंगे एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। कितने लीटर मिल्क निकला? कितने रुपए का है? 170। गोट का है ना, हमारी मज का तो नहीं है कि 100 रुपए का मिले, रेयर है। जरा साथ वाले को देख के जज करें, मज का पीता है या गाय का? पाउडर का दूध पीता है, ज्यादा हो गई है। अच्छा जी भाईजान,
980 लीटर। भाई अगर किसी को कोई ऐसी बात बुरी लगा करे साथ वाले के बारे में हो तो समझ लें वो बात अरस्तु के बारे में हो रही है, तो अपने पे ना लिया करें। छोटा सा दिल है, उसको भी हर वक्त परेशान रखते हैं। 980 लीटर जरा 170। जी भाईजान, वो मिल्क निकाल रहा होगा, मैं अकाउंटेंट एंट्री क्या कर रहा हूंगा? बोले 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 बोले। मैं डायरेक्ट बाल्टी से पी तो नहीं रहूंगा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिल्क डेबिट और P&L 1,666,000। पहली एंट्री होगी। कर ले बरकत के लिए आप भी बेटा, बरकत के लिए तुम भी कर लिया करो कभी। ओके, आगे पढ़ूं या एक सेकंड बाद इसे इन्वेंट्री बना के फिर आगे पढ़ूं? तो मिल्क निकालने की, वूल शेयर करने की, सेब उतारने की, इन सब की कितनी एंट्रीज हमेशा किया करनी है? 2। आप इसको बना दें इन्वेंट्री मिल्क। जबरदस्त, 980 लीटर दूध छालें मारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जी 166 जी 166,600, one and the same thing. Okay, why the Jama is coming to you only in this class? There is something problem in साथ वाली दीवार? Okay. अब दूध को हमने क्या करना है? 900 लीटर पानी डालना है। हद होगी यार। The 900 लीटर of milk was sold to cosmetic companies for 1,60,000। 900 लीटर मिल्क हमने उनको बेच दिया 1,60,000 का। आगे ना पढ़े जी। एंट्री बताएं, सेल की एंट्रीज कितनी होती हैं? 2 परपेचुअल सिस्टम में। कैश डेबिट सेल क्रेडिट सेल प्राइस से, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट से। कॉस्ट से जो चीज आती है मैंने देखा खूब आप प्रेशर डालते हैं मेरे पे। कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, जब मिल्क निकला था तो कितने का था? 170 का बाजार में। लेकिन जब मिल्क बेचा तो कितने का है? बोले बोले बोले। अब आपको ना पर यूनिट प्राइस चेक करने के लिए निकाल लें जरा। वैसे ही अगर 900 लीटर मिल्क 1,60,000 का है तो फिर 1 लीटर मिल्क कितने का है? 170। तो हमारी किस्मत कि जब निकला तो 170 का था और जब बेचने गए तो। अब मुझे बताएं, क्या फुल गेन रिकॉर्ड होगा या ऑलरेडी मिल्क निकलने पे तो गेन रिकॉर्ड हो चुका है? ऑलरेडी 170 का गेन रिकॉर्ड। अब बाय डिफॉल्ट जो आप एंट्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली उसमें एक्स्ट्रा गेन आएगा। वो देखें कैसे आएगा। सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, सवाल के अंदर डायरेक्ट फिगर दी हुई है। सवाल में क्या फिगर दी हुई है? 160,000 की क्या हुई है? सेल। और कितने लीटर मिल्क बिके? 900। तो ब्लू मार्कर से मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल लेता हूं अपने समझने के लिए कि मिल्क कितने में बिका। मिल्क कितने में बिका बताएं जी, कितने का बिका? 178। ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया 170। ओके, अगर मैंने ये एंट्री कर दी तो क्या इन्वेंट्री किताबों से चली जाएगी या ये एंट्री करने के बाद इन्वेंट्री स्टिल पड़ी रहेगी? इन्वेंट्री पड़ी रहेगी। अब किताबों में याद रखिएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं पड़ी हुई। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपनी हकीकत लूज कर गई है। आप किताबों में सिर्फ क्या पड़ी हुई है? इन्वेंट्री। तो इसके साथ एक जुड़ी हुई एंट्री पहले कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। लेकिन मुझे बताएं अकाउंट का नाम हमने क्या रख दिया हुआ है? इन्वेंट्री मिल्क। इन्वेंट्री अकाउंट के अंदर सेल प्राइस पड़ी होगी या ओरिजिनल कॉस्ट? कॉस्ट। तो अब बता दें कितने लीटर मिल्क? जरब रुपीस 170। वो जो इन्वेंट्री में जितने पे पड़ा हुआ है। अब रेड मार्कर से बैलेंसिंग फिगर बता दें। रेड मार्कर से 153,000। मेन गेन ट्राई करें। मेन गेन, असल गेन रिकॉर्ड हो जाया करेगा मिल्क निकलने पे।
1,66,000 का। थोड़ा सा गेन रिकॉर्ड होगा सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ये 7,000 रुपया बन रहा है सिर्फ। आपको पता है पीएनएल में आप सेल जाएगी और पीएनएल में कॉस्ट ऑफ, तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस पीएनएल में चला जाएगा, तो थोड़ा सा गेन सेल के वक्त रिकॉर्ड होगा, लेकिन असल गेन कब रिकॉर्ड हो गया है? दूध बेचने वाले दूध बेचें तो गेन रिकॉर्ड होता है, या दूध निकले तो गेन रिकॉर्ड कर लेते हैं? बाद में अगर थोड़ा सा महंगा बिक गया तो फिर दोबारा गेन आ जाता है, या हो सकता है सस्ता बिके तो लॉस आ जाए। आप बता दें इन सारे अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट अभी किताबों में पड़ा हुआ है? इन्वेंट्री अकाउंट। इन्वेंट्री अकाउंट कितने से क्रिएट हुआ था? 166 से। कितने से रिवर्स हुआ? इसका मतलब है कुछ इन्वेंट्री अभी तक मिल्क की हमारे पास, उस मिल्क की इन्वेंट्री से हमने क्या बनानी है? चीज बनानी है। क्लियर? एंड वो मैं कहता हूं, एंड रिमेनिंग 80 लीटर वॉज कन्वर्टेड इनटू मेकिंग चीज। इसको मैं मिटा रहा हूं, चीज बन तो जाए, बेचना तो बात की बात है, चीज बनने तो दें। बॉल पेन निकालो मुझसे, चलो। एंड रिमेनिंग 80 लीटर वॉज कन्वर्टेड इनटू मेकिंग। केएल हैड टू इनकर अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू चीज। आप बताएं चीज में सिर्फ दूध ही डला होगा या चीज बनाने के लिए कोई और चीज भी डली होगी? तो जब चीज बनाने के लिए दूध के अलावा कोई और चीज भी डली होगी, बोल्ड डिसीजन पीपल टेक to leave the concepts for phone calls. How dare you people? अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें कि कितना खर्चा हमारा फर्दर हुआ? 5,000। अब आप जरा एंट्री कोई सोचें 5,000 रुपए की। हाँ, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहां से आ गई? चीज तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, चीज तो हम खुद बना रहे हैं। चीज तो वो तीसरी कैटेगरी है, बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, और चीज तो वो चीज है जो प्रोसेसिंग के बाद पैदा होती है। तो भाईजान मैं सादा सी बात पूछ रहा हूं बस, कैश क्रेडिट कितने से? 5,000। 5,000 रुपया की कोई और चीज खरीदी दूध के अलावा जो डाली ताकि क्या बने? अब 5,000 की वो चीज डाली, CHEESE वाली नहीं, कोई और चेजे वाली। 5,000 का कोई मटेरियल डाला और 80 लीटर दूध डाला और बाहर आ गई चीज। बड़ी खूबसूरत एंट्री बनी है। ये चीज की कॉस्ट हमने कैपिटलाइज की है। द कॉस्ट ऑफ चीज, CHEESE वाली, द कॉस्ट ऑफ चीज इज सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ मिल्क यूज्ड इन चीज एंड द कॉस्ट ऑफ अदर चीज यूज्ड इन चीज। अब जरा फील करें, इन दोनों चीजों को मिलाकर बाहर क्या आएगी? चीज। तो पहले चीज की इन्वेंट्री किताबों में रिकॉर्ड करें, फिर इंशाल्लाह चीज को जाके बाजार में बेच देंगे। अब ऊपर वाली फिगर पहले निकालूं या इन्वेंट्री मिल्क वाली फिगर पहले निकालूं? इन्वेंट्री मिल्क वाली। इन्वेंट्री मिल्क कितनी हमारी इस्तेमाल हो गई है या बिक गई है? 900 लीटर। बाकी 80 ज़रब 170 की इन्वेंट्री अभी तक किताबों में। अगर आपने ये बरकत के लिए 980 ज़रब 170 लिखना है तो यहां दोबारा लिख सकते हैं। तो अब 80 ज़रब 100, जब मैं ये करूंगा तो इन्वेंट्री मिल्क अकाउंट किताबों से अब टोटली खत्म हो जाएगा। ये क्रिएट हुआ था इन्वेंट्री मिल्क, ये रिवर्स हुआ, ये भी रिवर्स हुआ। 13600 बैलेंसिंग। हाँ, बैलेंसिंग। बताएं जी चीज कितने में बनाई? 18,600 में। आगे फिर हमारी किस्मत कितने की बिकती है वो काली पट्टी उठा के देख लेते हैं कितने की बिकी। नोट कर लें। चीज इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग, इतना किया गया। हेलो, चीज इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग दूध एंड अदर चीज। ठीक है जी, चलिए। जैसे ही तो क्या पीछे से हमने चीज बना ली, अब तो जा थोड़ी देर के लिए हम बेच भी देंगे। अब्बू आपने बता दिया ये क्लासों का टाइम है? वैसे बता दिया, पता था लेकिन वो काम। ओके,
अपने फायदे के मसले वैसे सबको पता होते हैं। ये क्लास के बाद आके बताएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाइशा कि नमाज पढ़ाऊँ, माँ आवाज़ दे तो नमाज छोड़ के जाके बात सुनूँ, तो वो तो क्लास हो रही थी सर। क्लास क्या चीज़ है नमाज के मुकाबले में। तो विच वॉज लेटर ऑन सोल्ड फॉर रुपीज 24,000। तो बताएं ये 18,600 वाली चीज 24,000 में बेच दी। यही दुनिया में जन्नत के मजे हैं। कैश डेबिट सेल क्रेडिट, बोलें जी 24,000। लेकिन अगर इसको 24,000 पे छोड़ दिया तो आपको पता है हमारी किताबों में क्या पड़ी रहेगी? चीज पड़ी रहेगी हमारी किताबों में। क्या हमारी किताबों में चीज पड़ी रहनी चाहिए या चीज बिक जाए? तो अब क्या एंट्री करूं? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, आसान सी एंट्री है, कोई नहीं ऐसे परेशान होकर देख रहा है। 18,600। अब ये बंदा कोई अगला काम शुरू करे जिंदगी में। कैश इन हैंड कोई नहीं है आज। चलें कोई भाई खड़े होके जरा, आप खड़े हो जाएं। हाँ उर्दू में जरा नरेशन बता दें। बिस्मिल्लाह बोलो। दूध निकला, यहां से नरेशन बतानी है आपने उर्दू में। बोलो दूध निकला, बोलो बोलो। और उर्दू में बोलो दूध निकला, दूध इन्वेंट्री बना, दूध गया, चीज बनाई, उसमें मिल्क गया और कोई चीज भी गई। अब बता दो चीज भी चली गई। तो ये बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो हमने नोट की हैं। ओके, साथ वाले की आंखों में चमक देखें और आगे मूव करें। अच्छा भाईजान, इट्स एनफ, बहुत ज्यादा हो गई है। हम अब जरा से कुछ एडवांस लेवल का काम शुरू करते हैं। ये 100 200 बकरियां 900 लीटर दूध और इन्हीं चक्रों में पड़े रहें। हम अब 2000 गाय की तरफ मूव करते हैं। हम बैठे हुए 200 गाय 2000। कौन सा गेन नहीं रिकॉर्ड होना? 178 का 178 का तो कॉस्मेटिक्स वालों को बेच दिया ना। और जो हमने खुद इस्तेमाल किया दूध वो तो बेचा नहीं। जो हमने खुद इस्तेमाल किया 80 लीटर चीज बनाने में वो बेचा। तो इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री इज मेड एट कॉस्ट। तो आप लोग मुज़ाकरात कर लें एक दफा पूरे, फिर क्लास शुरू कर देते हैं। तो इन्वेंट्री इज इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। तो ये कोई ना सोचे कि यहां भी 178 लाऊं। अगर मैं दूध बेचता 178 का फिर वो और बात थी, बट दूध की कॉस्ट क्या है मेरी किताबों में? एक मिनट, 1 by 1 दूध की कॉस्ट क्या है मेरी किताबों में? 170। और कोई और चीज भी इसमें ऐड की तो टोटल चीज कितने में बनी? 18,600 में। नाउ माय इन्वेंट्री इज अपीयरिंग इन बुक्स एट कॉस्ट एंड द नेम ऑफ इन्वेंट्री इज चीज एंड नाउ आई विल सेल द चीज इन मार्केट। अब 1 by 1 सवाल पूछें। कौन सा गेन आ रहा है? 160 का हमने सेल किया और 150 की कॉस्ट ऑफ सेल आई है। 170 160,000 पे सेल की और 150 की कॉस्ट ऑफ सेल आई है, तो 7,000 है वो गेन। हाँ, वो P&L जब बनाएंगे तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट में आ जाएगा। क्या उसकी एंट्री? ये तो बस ये चीजें फिर P&L में आप चली जाएंगे ना। ग्रॉस प्रॉफिट की क्या एंट्री करवाते थे टीचर? हमारे तो नहीं करवाते थे। आप लोगों के टीचर क्या करवाते थे? बस सेल जाएगी P&L में और कॉस्ट ऑफ सेल जाएगी P&L। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा या एंट्री करके निकाल लें? आ जाएगा। चलें छोड़े पड़े, एक और काम करते हैं। अब एक साहब हैं, उन्होंने बोतल बेची 200 रुपए की, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, 1.5 लीटर वाली बोतल 200 रुपए की उन्होंने बेची और उन्होंने खरीदी थी वो बोतल 180 रुपए की। अब जीपी की एंट्री कोई होगी? बस ये सेल और कॉस्ट ऑफ सेल P&L में चली जाएंगी। मैं अब आगे चला जाऊं? अच्छा जी, तो जीपी की एंट्री ना करवाएं, मैंने रोने लग जाना इधर। रॉकी रोड लिमिटेड, भाई जनाब हमारा लेवल बढ़ गया, अब 2000 गाय हैं हमारे पास। रॉकी रोड लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ 2000 गाय। वो क्या क्वेश्चन होगा जो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है और हमारी किताब का भी क्वेश्चन नंबर 1 है और साथ वाले की किताब का भी क्वेश्चन नंबर 1 है। रॉकी लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ 2000 काउस
ये नहीं निकलेगा, कभी पेज नहीं मिलेगा। आप जैसे लोग खराब करते हैं सबको बता के। हैड अ स्टॉक ऑफ 2000 काउस ऑन यकम जनवरी 2019। काउ बोलती कैसे, जरा बता दो फिर हम आगे चले। ये काउ बकरी के साथ रह रही है आजकल। ऑन यकम मई 2019 को रॉकी रोड की बीवी ने कहा, सरताज 2000 काउस नहीं, लेवल है सरताज तुम्हारा। सरताज बातों में आके 750 गाय और ले आया। ऑन यकम मई 2019 RRL परचेस्ड 750 गाय एट अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नहीं एट अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 56,000 पर काउ। काफी पुरानी प्राइस है, 56,000 की मिल गई माशाल्लाह। फर्दर 2 million वर इनकर्ड टू ट्रांसपोर्ट द काउस टू द फार्म। हमारे फार्म हाउस तक लाने के लिए एक बड़ा जहाज कराया हमने, जिसमें हमने 750 काउस को एक एक करके डाला और जहाज वाले ने 20 लाख रुपए हमसे मांगा और कहा ये लें जी, लैंड करा दिया सारी काउ और तुम भी आ जाओ। ऑन यकम अगस्त RRL इंपोर्टेड कैटल फीड। बेगम ने कहा सरताज चारा हो तो इंपोर्टेड। सरताज बातों में आ जाता था। इसको ना IAS 21 में देखेंगे हम, और इसको भी IAS 21 में देखेंगे जब हम फॉरेन करेंसी में चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से हम चारे को छोड़ें, हम गाय की तरफ वापस आते हैं। फॉलोइंग एवरेज फेयर वैल्यूज पर काउ आर अवेलेबल। साल के शुरू में काउ कितने की है, जब खरीदी काउ कितने की है 56,000। साल के एंड पे काउ कितने की है। इन प्राइसेस को एवरेज टाइप इसने लिया है। एवरेज प्राइसेस क्या है, कहीं हमने पढ़े एवरेज प्राइस यूज करते हैं तो फिर आई कैप को आप समझ नहीं आ रहा, टॉपिक आसान है, पंगे कहां से लें, तो कोई ना कोई चीजें ऐसी डालता है क्रिच कि वो बंदा परेशान हो, इसका करना क्या है। तो एवरेज प्राइस कहीं से नहीं लेनी, हमने यूज नहीं करनी। अब अगली बड़ी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है और आज की समझ ले मेन डिस्कशन है। खरीदते हुए जो कॉस्ट पे होती हैं वो अलग डिस्कशन है, और बेचते हुए जो कॉस्ट पे हो सकती हैं वो अलग डिस्कशन है। उनको कहते हैं कॉस्ट टू सेल। जब आप जानवर को परचेज करने जाएं, ऐसा होता है जिंदगी के किसी मोड़ पे आप जानवर खरीदने जाएं, जब आप जिंदगी में कभी जानवर खरीदने जाएं तो 3 किस्म की कॉस्ट इनकर करनी पड़ सकती हैं आमतौर पे। जानवर जा नहीं रहा तो उसको रिक्शे में डाल लिया, ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट, इसी तरह उसकी अपनी कॉस्ट तो है ही ना, वो तो इंप्लाइड है। इसके बाद ट्रांसफर फीस, जानवर आपने अपने नाम लगवाने के पैसे दिए, ट्रांसफर फी या गवर्नमेंट टैक्सेस, और इसके अलावा कमीशन या ब्रोकरेज वगैरह जो बंदे को आपने पे किया। परचेज के टाइम पे ये खर्चे हो सकते हैं आपके। जब आप सेल करें, एट टाइम ऑफ सेल, लेकिन इस टॉपिक में आपको पता है हम सेल करते नहीं है, फिर भी हम कॉस्ट टू सेल लेना शुरू कर देते हैं। सेल के टाइम पे भी आपके यही 3 खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है जिस मार्केट के अंदर आप मौजूद हैं उस मार्केट में कभी शायद आप लोगों ने घर खरीदा हो या प्लॉट कोई खरीदा हो, तो उसमें बायर भी कुछ ट्रांसफर टैक्सेस पे करता है, सेलर भी करता है। कुछ सोसाइटीज में सिर्फ बायर करता है, कुछ सोसाइटीज में सेलर करता है, कुछ सोसाइटीज में दोनों पे करते हैं। तो ये जो कहानी चल रही होती है, जानवरों के अंदर भी यही कहानी हो सकती है। जब आप जानवर बेचें तो बेचने पे आपको ट्रांसफर फीस क्या करनी पड़े, पे करनी पड़े, और बेचते हुए आप किसी को कमीशन तो पे कर ही सकते हैं कि यार हमें अच्छा प्राइस में बिकवा दे। खरीदते हुए भी आपने कोई एजेंट बीच में डाला, बेचते हुए भी आपने कोई एजेंट बीच में डाला। आंखों की अलाइनमेंट इधर रखें, मेहरबानी होगी। और जानवर को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा, इसको कल हमने कह दिया था फारिग करेंगे, जानवर को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा, इसको तो आप बहस से निकाल ही दें, क्योंकि मैंने कहा था फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में ये आपने नहीं लेना। अब ये दोनों चीजें आपने पेपर में लिया करनी है, किसमें, कॉस्ट टू सेल में। और ये तीनों चीजें आपने पेपर में पहली वाली जर्नल एंट्री जो परचेज की जर्नल एंट्री होगी, परचेज की जर्नल एंट्री, उसमें आपने कैश के आउटफ्लो में शो करनी है। यानी ये सारा खर्चा आपका हुआ या होगा, होगा। क्लियर, नोट करें। किताब के शुरू में सफा खाली है, एक हर चैप्टर के शुरू में, इसी मकसद के लिए। बस वो इसकी वजह कल मैंने ये बताई थी कि शायद लोग कहते हैं कि दुनिया के अंदर फेयर वैल्यू ही नेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोट होती है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन को इग्नोर करें, ये वजह बताई थी कल।
जी 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 जी, ट्रांसफर फीस, गवर्नमेंट टैक्सेस, लेवीज, ड्यूटीज। क्या डिस्पोजल हो जाए या फिर डायरी में डाल दें। हाँ हाँ, वो भी होता है। आज ही शायद एक सवाल में हम बेचेंगे। अच्छा ये कर लें नोट जल्दी। एक ऐसे ही थोड़ी हटके बात कर रहा हूँ, ये कल किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, इसलिए मैं डायग्राम लाया हूँ। आई कैप में तो इंडिकेशन बियर प्लांट की ये होगी, मैंने बियर प्लांट का आपको सवाल कराना है कि उसकी लाइफ दी होगी। बाकी ये बात थोड़ी स्टिल अभी मुझे भी डाउट में है कि ये भी एक रिसोर्स से डायग्राम ली थी कि बियर प्लांट में कॉटन प्लांट आता है या नहीं। तो देख लीजिएगा आप लोग, वैसे अपने गांव में जाके कॉटन प्लांट के कोई नीचे ऐसी चीज़ें लगी होती हैं, दरख्त वाली लकड़ी वगैरह, जो 2-3 साल तक कॉटन देती रहती है। तो बज़ाहिर पता नहीं अब ये किसी बाहर के मुल्क के अंदर उन्होंने कॉटन किस तरह उगाई होगी कि उसकी लकड़ी जो है वो कई साल तक जो है वो प्रोड्यूस देती रहती हो। आई डोंट नो, बट आई कैप के पेपर के एतबार से परेशान होने की जरूरत नहीं। वो आपको दरख्त की क्या देगा बोलें, लाइफ, जहां से अंदाजा हो जाएगा कि आपको किसका आया है सवाल, बेयर प्लांट का सवाल आया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट एन इशू, और वो ज्यादा चीजों की मिसालों में भी नहीं जाता, सीधा सीधा रखता है चीज को। चलें जी, शुरू करें भाई। अब आप मुझे बता दें जनरल एंट्रीज कितनी होनी है। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, सोच के बता दें जनरल एंट्रीज कितनी होनी है। इस बात को छोड़ें, अभी कितनी जनरल एंट्रीज होनी है, हाथ खड़े करके बता दें। यह सादा सी बात है, जो जानवर खरीदे उनकी जनरल एंट्री होनी है 1, और ईयर एंड के ऊपर जो जानवर महंगे हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, प्राइस और फिजिकल चेंज में अलग अलग हम नहीं करेंगे, डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ईयर एंड के ऊपर वो जो रिकॉन्सिलेशन हम बनाते हैं, ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग और P&L बैलेंसिंग निकालते हैं, तो ईयर एंड के ऊपर ये जानवर बड़े हो जाएंगे, उनकी एक एंट्री होगी। तो ओनली देयर विल बी 2 एंट्रीज, वन इज ऑफ परचेज एंड अदर इज ऑफ ईयर एंड गेन लॉस, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस टॉपिक में नहीं है, ईयर एंड पे गेन लॉस रिकॉर्ड करेंगे। देयर विल बी ओनली 2 एंट्रीज, 2 एंट्रीज होनी है सिर्फ। अच्छा, अब ये जरा डेटा ढूंढें। ऑक्शनियर चार्जेस आ 2% कमीशन। ऑक्शनियर वो बंदा होता है जो कमीशन एजेंट होता है। ऑक्शनियर चार्जेस आ 2% कमीशन ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम सेलर। फ्रॉम सेलर 2% कमीशन देना पड़ता है किसको, जो बंदा बेचने जाए चीज, उसको कितने % कमीशन देना पड़ता है। अब मेरे ख्याल से ये तो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मैं ऐसा करता हूं, सवाल का डेटा उठाता हूं। सवाल के डेटे में से मुझे बताएं, ये जो मुझे चीज उसने दी है, ये वाला कमीशन दिया है एट द टाइम ऑफ सेल या एट द टाइम ऑफ परचेज वाला कमीशन दिया है। कहते हैं जिस मार्केट में हम हैं उस मार्केट में कमीशन किसको पे करना पड़ता है, सेलर को। इसका मतलब है अगर मैं आज बेचूं तो मुझे कमीशन पे करना पड़ेगा। तो 6 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से ये बता दें कितनी है, 2%। एक चीज मुझे मिल गई, इट इज कमीशन विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट टू सेल। फर्दर देर इज अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ 3%। अच्छा, फर्दर देर इज अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ 3% एट द टाइम ऑफ परचेज एंड 4% एट द टाइम ऑफ, इधर देख लेना, इधर हो रही है। फर्दर देर इज ए 3% गवर्नमेंट लेवी एट द टाइम ऑफ परचेज एंड 4% गवर्नमेंट लेवी एट द टाइम ऑफ सेल। आप बताएं, अगर मैं जानवर खरीदने जाता हूं तो मुझे कितने % गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ेगा, 3%। और अगर जानवर बेचने जाता हूं तो डेटा एक एक करके अवेलेबल हो है। एक चीज और रहेगी सवाल में, एंड दैट इज फर्दर 2 million वर इनकट टू ट्रांसपोर्ट द काउज टू फार्म। जो हमने काउज फार्म में ट्रांसपोर्ट की हैं, परचेज की हैं, उन पे कितना खर्चा आया है, ₹2 million। चलें जी, नोट कर लें। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले परचेज की एंट्री कर लेते हैं। आप रोक के दोबारा शुरू करें, परचेज की एंट्री करते हैं।